हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हमारे क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नंबर 2 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स को। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस है 2023 टू 24। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इस यूनिट के कंटेंट को, मतलब दोस्तों हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा कॉमन पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज, जिसके अंदर हम अलग अलग डिफॉर्मिटीज देखेंगे, उनके करेक्टिव मेजर्स देखेंगे। थर्ड टॉपिक है दोस्तों हमारा वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स। फोर्थ टॉपिक है दोस्तों हमारा स्पेशल कंसिडरेशन, जिसमें हम देखेंगे मिनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। उसके बाद दोस्तों लास्ट टॉपिक है हमारा फीमेल एथलीट ट्रायड, जिसमें हम देखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, एमिनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है दोस्तों हमारा एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो दोस्तों WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने कुछ एक्सरसाइज की गाइडलाइंस दी है अलग अलग एज ग्रुप्स के लोगों के लिए। सबसे पहला एज ग्रुप है हमारा इन्फेंसी, सेकेंड एज ग्रुप है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, थर्ड एज ग्रुप है दोस्तों हमारा लेटर चाइल्डहुड, फोर्थ एज ग्रुप है हमारा एडोलसेंस और फिफ्थ एज ग्रुप है दोस्तों हमारा एडल्टहुड। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं कि WHO की तरफ से अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए क्या क्या एक्सरसाइज की गाइडलाइंस दी गई है। तो इसमें सबसे पहला एज ग्रुप है हमारा इन्फेंसी। तो इन्फेंसी के अंदर जनरली 0 से 2 साल के बच्चे आते हैं। इस एज ग्रुप में दोस्तों हमें उन चिल्ड्रंस को थ्रोइंग, कैचिंग, किकिंग इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए इनकरेज करना चाहिए। इस एज ग्रुप के बच्चों को हमें दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि मोबाइल, टेलीविज़न, इन सब से दूर रखना चाहिए। इस एज ग्रुप के बच्चों को दोस्तों हमें इंगेज रखना चाहिए टॉयज़ में, पजल्स, गेम में। और दोस्तों इस एज ग्रुप के बच्चों को हमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा ब्राइट लाइट ना आए और ज़्यादा वहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन भी ना हो। और दोस्तों इस एज ग्रुप में जो बच्चे होते हैं हमें दोस्तों उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि वो धीरे धीरे करके खुद से चलना स्टार्ट करें। नेक्स्ट हमारा जो एज ग्रुप है वो है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। इसके अंदर जनरली 3 से 7 साल के बच्चे आते हैं। इस एज ग्रुप में हमें उन बच्चों को क्रिएटिव एक्टिविटीज़ और गेम्स में इंगेज रखना चाहिए। इस एज ग्रुप में दोस्तों हम अलाउ कर सकते हैं उनको टेलीविजन्स देखने के लिए, लेकिन ओनली क्वालिटी प्रोग्राम्स ही वो देखें। इस एज ग्रुप में दोस्तों हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि उनकी कॉम्पिटिटिव माइंड्स को हम डेवलप कर पाएँ बहुत सारे एक्टिविटीज़ के थ्रू, जैसे कि किकिंग, कैचिंग, जंपिंग। और दोस्तों हमें इस एज ग्रुप के बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करें। और दोस्तों हमें इस एज ग्रुप के बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट भी क्रिएट करके देना चाहिए जहाँ पर वो मेंटल एक्टिविटीज़ पे भी फोकस कर सकें। नेक्स्ट एज ग्रुप है दोस्तों हमारा लेटर चाइल्डहुड। इस एज ग्रुप में जनरली 8 से 12 साल के बच्चे आते हैं। तो दोस्तों इस एज ग्रुप में हमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए उनके लिए, उनको बताना चाहिए कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होता है, कैसे वो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें इस एज ग्रुप के बच्चों को बेसिक रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स भी बताने चाहिए, जैसे कि फेयर प्ले, सिंपल स्ट्रेटजीज, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें। और दोस्तों हमें इस एज ग्रुप के बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, जिससे वो स्ट्रांग बने, फ्लेक्सिबल बने। और साथ ही साथ दोस्तों हमें इस एज ग्रुप के बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो दोस्तों अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके बॉडी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को भी सीख पाएं। नेक्स्ट एज ग्रुप है दोस्तों हमारा एडोलसेंस। इसके अंदर जनरली 13 से 19 साल के बच्चे आते हैं। तो दोस्तों इस एज ग्रुप में हमें दोस्तों एनकरेज करना चाहिए उन्हें कि वो रनिंग, स्विमिंग, इन सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, जिससे उनका स्टैमिना बिल्डिंग हो। और दोस्तों इस एज ग्रुप के बच्चों को हफ्ते में 3 बार मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना चाहिए। और दोस्तों इस एज ग्रुप के बच्चों को जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है उसकी इंटेंसिटी को मॉडरेट टू विजोरस रखना चाहिए। और दोस्तों इस एज ग्रुप के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में इंडल्ज रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एडल्टहुड। इस एज ग्रुप के अंदर जनरली 19 ईयर्स से अबव के जो पर्सन्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो दोस्तों इस एज ग्रुप के अंदर एडल्ट्स को हमेशा एक्टिव रहने का ट्राई करना चाहिए। उन्हें दोस्तों अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जैसे कि बाइक राइडिंग, डांसिंग, स्विमिंग। और दोस्तों इस एज ग्रुप में इंडिविजुअल्स को, पर्सन्स को मस्कुलर स्ट्रेंथ, बोन स्ट्रेंथ, इसको दोस्तों डेवलप करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना चाहिए। इस एज ग्रुप के बच्चों को दोस्तों वेट लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यही सब दोस्तों कुछ गाइडलाइंस थी जो कि WHO के द्वारा अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए दी गई है, रिकमेंड की गई है।
नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा कॉमन पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज। पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज का मतलब होता है कि अगर हमारी बॉडी की किसी भी पार्ट का अलाइनमेंट सही नहीं है तो वो एक पोस्चुरल डिफॉर्मिटी होगी। दोस्तों हमारे सिलेबस में 7 तरह की पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज है। सबसे पहली डिफॉर्मिटी है नॉक नीज। नॉक नीज का दूसरा नाम होता है जेनु वेलगम। नॉक नी दोस्तों एक पोस्चुरल डिफॉर्मिटी है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी चाइल्ड का या किसी भी एडल्ट के जो नीज होते हैं वो दोस्तों टच करते हैं और जो एंकल्स होते हैं वो दूर रहते हैं, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। इसके कॉजेज क्या होते हैं, मतलब इसके क्या कारण होते हैं जिस वजह से ये नॉक नी हो जाता है। तो दोस्तों बैलेंस डाइट की कमी से, विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से नॉक नी होता है। अब इसका क्या करेक्टिव मेजर है या फिर इसकी क्या रेमेडी है जिससे हम ठीक कर सकते हैं नॉक नी को। तो अगर हम बैलेंस डाइट को लेते हैं, पद्मासना, गोमुखासना को परफॉर्म करते हैं रेगुलरली और हॉर्स राइडिंग करते हैं, मतलब हम घोड़सवारी करते हैं, तो ये जो नॉक नी की प्रॉब्लम है ये ठीक हो सकती है। सेकंड है बो लेग्स। बो लेग्स का दूसरा नाम होता है जेनु वेरम। और दोस्तों जो बो लेग्स है वो एकदम अपोजिट है नॉक नीज के। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे नीज होते हैं वो दूर होते हैं और जो हमारे एंकल्स होते हैं वो टच करते हैं। इसके क्या कॉजेज हैं, तो इसके कॉजेज भी एकदम सेम है नॉक नी जैसे। बो लेग्स भी दोस्तों बैलेंस डाइट की कमी से, विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से होता है। इसके क्या रेमेडीज है, मतलब इसके क्या करेक्टिव मेजर है, कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, विटामिन डी को रिक्वायर्ड अमाउंट में लेते हैं और अर्ध मस्तेंद्रासना, गरुदासना और अर्ध चक्रासना को परफॉर्म करते हैं तो फिर बो लेग्स ठीक हो सकता है। थर्ड है फ्लैट फुट। तो दोस्तों फ्लैट फुट भी एक पोस्चुरल डिफॉर्मिटी है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे फुट का जो एंटायर सोल होता है, मतलब जो तलवा होता है, जो सोल होता है, वो ग्राउंड से, फ्लोर से टच करता है, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। जो ऊपर वाली इमेज है वो फ्लैट फुट की है और नीचे वाली नॉर्मल फुट है। फ्लैट फुट में कोई भी दोस्तों आर्क आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो ग्राउंड से बिल्कुल चिपटा हुआ मिलता है। लेकिन जो नॉर्मल फुट है उसमें दोस्तों आपको एक आर्क दिखेगा, एक कर्व आपको दिखेगा ग्राउंड से। तो यही होता है फ्लैट फुट। इसके क्या कॉजेज होते हैं, तो दोस्तों पैर के जो मसल्स होते हैं वो अगर वीक होते हैं तो इससे ये फ्लैट फुट हो जाता है। अचानक से किसी पर्सन का वेट इंक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन में भी फ्लैट फुट हो जाता है। इम्प्रॉपर शूज को हमने पहन लिया तब भी ये हो जाता है, या फिर हमने लॉन्गर पीरियड के लिए हैवी वेट लिया तब भी ये फ्लैट फुट हो सकता है। अब इसके क्या रेमेडीज हैं, क्या करेक्टिव मेजर्स है जिसे ठीक किया जा सकता है फ्लैट फुट को। तो सबसे पहला है वॉकिंग ऑन हिल्स, मतलब हमें हिल्स पे चलना है। सेकंड है वॉकिंग ऑन टोज, हमें टोज पर चलना है। थर्ड है स्किप ऑन रोप, इसका मतलब होता है हमें स्किपिंग करनी है रोप के साथ में। और फोर्थ है परफॉर्म वज्रासना रेगुलरली। तो अगर हम इन रेमेडीज को फॉलो करते हैं तो हम ठीक कर सकते हैं फ्लैट फुट को। नेक्स्ट है राउंड शोल्डर्स। तो दोस्तों राउंड शोल्डर्स भी एक पोस्चुरल डिफॉर्मिटी है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी बॉडी आगे की तरफ बेंट हो जाती है, हमारा सिर झुक जाता है और हमारे कंधे भी आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये कंडीशन होती है राउंड शोल्डर्स की। इसके क्या कॉजेज होते हैं, तो सबसे पहला है ड्यू टू हेरिडिटी। सेकंड है अगर हम शोल्डर्स के रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उसकी कमी हो जाती है, तब भी दोस्तों ये जो राउंड शोल्डर्स है वो हो सकता है। टाइट क्लॉथ्स को रेगुलरली पहनते हैं तब भी दोस्तों ये जो राउंड शोल्डर्स की प्रॉब्लम है ये हो सकती है। और दोस्तों हम जब भी बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं और उस समय हम दोस्तों बेंट पोजीशन में चलते हैं तब भी दोस्तों ये जो राउंड शोल्डर्स है ये हो सकता है। इसके क्या रेमेडीज है, क्या इसके करेक्टिव मेजर है जिससे हम ठीक कर सकते हैं राउंड शोल्डर्स को। तो सबसे पहला पॉइंट है अगर हम चक्रासना को और धनुरासना को रेगुलरली परफॉर्म करते हैं तब हम ठीक कर सकते हैं राउंड शोल्डर्स की प्रॉब्लम को। और दोस्तों सेकंड रेमेडी ये है कि हम अपने फिंगर्स के टिप को अपने शोल्डर्स पर रखें और अपने एल्बोज को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें, तब ये जो प्रॉब्लम है राउंड शोल्डर्स की ये ठीक हो सकती है। नेक्स्ट है काइफोसिस। काइफोसिस को दोस्तों हंच बैक और राउंड अपर बैक भी कहा जाता है। काइफोसिस भी दोस्तों एक पोस्चुरल डिफॉर्मिटी है। काइफोसिस में क्या होता है दोस्तों, हमारी बॉडी का जो बैक है वहां पर दोस्तों एक फॉरवर्ड राउंडिंग कर्व बन जाता है, इसी को हम काइफोसिस कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है ओल्डर विमेन में। इसके क्या कॉजेज होते हैं, किस कारण से काइफोसिस होता है, तो माल न्यूट्रिशन के कारण से, इलनेस के कारण से, बैक के रिलेटेड हमने कई दिनों से एक्सरसाइज नहीं करी है, अपने शोल्डर्स पर हैवी लोड को उठाते हैं और हमारे बैक की जो वीक मसल्स होती है उसके कारण दोस्तों काइफोसिस हो सकता है। इसके क्या रेमेडीज है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम सोते वक्त अपने पीठ के नीचे पिलो रखते हैं, मतलब तकिया रखकर सोते हैं, तब ये जो काइफोसिस की प्रॉब्लम है ये ठीक हो सकती है। और अगर हम धनुरासना को रेगुलरली परफॉर्म करते हैं तब ये जो काइफोसिस की प्रॉब्लम है ये ठीक हो सकती है। नेक्स्ट है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस का दूसरा नाम होता है स्वे बैक। तो दोस्तों लॉर्डोसिस एक स्पाइन के रिलेटेड डिफॉर्मिटी है। इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों हमारे लोअर बैक में एक इनवर्ड कर्व बन जाता है और इसमें हमारे लंबर रीजन में एक फॉरवर्ड इंक्रीज कर्व बनता है, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। लंबर रीजन दोस्तों हमारी बॉडी का वो रीजन होता है जो कि बटक से ऊपर होता है, मतलब हमारे हिप्स से जो ऊपर वाला रीजन होता है उसे हम लंबर रीजन कहते हैं। ये दोस्तों किस कारण से होता है, तो बैलेंस डाइट की कमी से,
मसल्स के इम्प्रॉपर डेवलपमेंट से, ओबेसिटी से मतलब मोटापे से, और हमारे स्पाइन के जो वीक मसल्स होते हैं उसके कारण दोस्तों ये जो लॉर्डोसिस है ये हो सकता है। इसके क्या रेमेडीज है, क्या इसके करेक्टिव मेजर है जिससे हम ठीक कर सकते हैं लॉर्डोसिस को? तो सबसे पहला है परफॉर्म करना चाहिए हमें सिटअप्स को रेगुलरली। सेकंड है हलासना को हमें रेगुलरली परफॉर्म करना चाहिए। और थर्ड है टो टचिंग एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। तो इन सभी रेमेडीज को फॉलो कर हम ठीक कर सकते हैं लॉर्डोसिस को। लास्ट है स्कोलियोसिस। तो दोस्तों ये भी एक स्पाइन के रिलेटेड डिफॉर्मिटी है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों हमारे स्पाइन में एक साइडवे कर्वीचर बन जाता है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। ये जो है ये नॉर्मल बॉडी है, और जो आपको एकदम राइट हैंड साइड कॉर्नर पे दिख रही है वो जो इमेज है दोस्तों वो है दोस्तों स्कोलियोसिस। तो यही दोस्तों एक साइडवे कर्वीचर बन जाता है हमारे स्पाइन में, इसी को दोस्तों हम स्कोलियोसिस कहते हैं। और ये एक लेटरल डायलेक्शन की डिफॉर्मिटी है। इसके क्या कॉजेज होते हैं? तो दोस्तों हमारे अंडर डेवलप्ड लेग्स जब होते हैं तब ये कॉज हो सकता है स्कोलियोसिस। सेकंड कॉज है दोस्तों अगर हम किसी भी एक शोल्डर पर ज्यादा दबाव देते हैं, ज्यादा हैवी लोड कैरी करते हैं, तो वहां पर से भी दोस्तों ये जो हमारी डिफॉर्मिटी है स्कोलियोसिस ये हो सकता है। थर्ड है अगर हम रॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर में खड़े होते हैं तब भी दोस्तों ये जो डिफॉर्मिटी है स्कोलियोसिस ये हो सकता है। और लास्ट है दोस्तों हमारा अनहेल्दी कंडीशंस, इसके कारण भी दोस्तों ये जो डिफॉर्मिटी है स्कोलियोसिस ये हो सकता है। इसके क्या रेमेडीज है, क्या इसके करेक्टिव मेजर है जिससे हम ठीक कर सकते हैं स्कोलियोसिस को? तो दोस्तों अगर हम बेंडिंग एक्सरसाइज को रेगुलरली परफॉर्म करते हैं तो दोस्तों हम ठीक कर सकते हैं स्कोलियोसिस को। और अगर हम स्विमिंग करते हैं ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक से तब भी दोस्तों ये जो डिफॉर्मिटी है स्कोलियोसिस इसको हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा विमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कि विमेन्स का पार्टिसिपेशन पूरे वर्ल्ड में कैसा रहा है। तो दोस्तों 1896 में सबसे पहली बार मॉडर्न ओलंपिक्स हुए थे और उसमें किसी भी विमेन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और फिर 1900 में फिर से ओलंपिक गेम्स हुए थे और उसमें टोटल 22 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो अब हम देखते हैं कि विमेन्स की तरफ से कैसा पार्टिसिपेशन रहा है स्पोर्ट्स में इंडिया की तरफ से। तो सन 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ये पहली विमेन थी जिसने इंडिया के लिए कोई मेडल जीता हो। फिर सन 2012 में एमसी मैरी कॉम और साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। दोस्तों सन 2012 के पहले भी इंडिया की विमेंस ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था, जैसे पीटी उषा ने 1984 में एथलेटिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और सन 2016 में रियो ओलंपिक्स में साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और पीवी संधू ने सिल्वर मेडल जीता था इंडिया के लिए। और वहीं पर दीपा कर्माकर ने भी जिम्नास्टिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और अभी लेटेस्ट 2021 टोक्यो ओलंपिक्स में भी बहुत सारी विमेंस ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल लाई थी इंडिया के लिए। पीवी संधू ने भी ब्रॉन्ज मेडल लाई थी इंडिया के लिए। बैडमिंटन में लोवलीना बोर्गोहेन ने भी ब्रॉन्ज मेडल लाई है बॉक्सिंग में इंडिया के लिए। तो अब हम समझ लेते हैं कि अगर विमेन एथलीट पार्टिसिपेट करती है अलग अलग स्पोर्ट्स में तो इससे उनको फिजिकल क्या बेनिफिट्स होता है, साइकोलॉजिकल क्या बेनिफिट्स होता है और सोशल क्या बेनिफिट्स होता है। तो इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं फिजिकल बेनिफिट्स, कि अगर विमेन एथलीट्स पार्टिसिपेट करती है स्पोर्ट्स में तो उनको क्या क्या फिजिकल बेनिफिट्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है लाइफस्टाइल डिजीजेज। तो दोस्तों अगर जो विमेन है वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है तो इससे दोस्तों लाइफस्टाइल डिजीजेज होने के चांसेस रिड्यूस होते हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेज जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी। और दोस्तों स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के कारण विमेंस जो है वो भी एक हेल्दी लाइफ जी सकती है। सेकंड पॉइंट है बोन डेंसिटी। तो दोस्तों फीमेल्स के अंदर ज़्यादा चांसेस होता है ओस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी होने का। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है अभी हम आगे समझेंगे। तो दोस्तों अगर जो विमेंस हैं वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं तो इससे दोस्तों उनकी जो बोन डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी और जो उनके बोन्स हैं वो स्ट्रांग होंगे और ज़्यादा। इसमें थर्ड पॉइंट है हमारा टोन्ड मसल्स। तो दोस्तों अगर जो विमेंस है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं स्पोर्ट्स में, रेगुलरली एक्सरसाइज करती हैं, तो इससे दोस्तों जो उनका मसल टोन है वो इंक्रीज होता है और दोस्तों ये चीज़ ज़्यादा उन्हें हेल्प करती है स्ट्रांग रहने में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो दोस्तों अगर जो विमेन है वो रेगुलरली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है, रेगुलरली एक्सरसाइज करती है, तो इससे दोस्तों नंबर ऑफ कैपिलरीज जो है वो इंक्रीज होते हैं। और दोस्तों नंबर ऑफ कैपिलरीज इंक्रीज होने से ऑक्सीजन इनटेक में उन्हें हेल्प मिलेगी। और अगर दोस्तों ऑक्सीजन इनटेक में उन्हें हेल्प मिल रही है तो इससे दोस्तों विमेन एथलीट को फटीग कम होगी, मतलब थकान कम होगी और वो लॉन्गर पीरियड के लिए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओबेसिटी। तो दोस्तों अगर जो विमेंस है वो रेगुलरली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज करती हैं, तो इससे दोस्तों वो फिट रह सकती हैं
तो दोस्तों उन्हें ओबेसिटी होने का कोई भी चांसेस रहेगा ही नहीं। सेकंड, अब हम देख लेते हैं साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। मतलब दोस्तों जो विमेंस हैं अगर वो रेगुलरली स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं तो इससे दोस्तों उन्हें क्या क्या साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो दोस्तों अगर विमेंस जो है वो रेगुलरली स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं तो इससे दोस्तों उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस होता है, वो ज़्यादा खुश रह सकती हैं। सेकंड पॉइंट है कंट्रोल इमोशंस। तो दोस्तों अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग इमोशंस को हमें फेस करना पड़ता है। कभी हम जीतने के बाद खुश भी रहते हैं, कभी हम हारने के बाद थोड़े से दुखी भी होते हैं, लेकिन हम उससे सीखते भी हैं। तो दोस्तों इन अलग अलग इमोशंस को कंट्रोल करने की हैबिट भी जो है वो विमेंस के अंदर आ जाती है। थर्ड पॉइंट है कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों अलग अलग स्पोर्ट्स में अगर जो विमेन है वो पार्टिसिपेट करती है और साथ ही साथ दोस्तों वो उस गेम को जीत भी जाती है, उस स्पोर्ट्स में जीत भी जाती है, तो इससे दोस्तों उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होता है और उन्हें दोस्तों मोटिवेशन भी मिलता है कि जो आगे आने वाले गेम्स या स्पोर्ट्स में वो और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा सेल्फ स्टीम। तो दोस्तों अगर जो विमेंस है वो अलग अलग स्पोर्ट्स और गेम्स में पार्टिसिपेट करती हैं तो इससे दोस्तों उन्हें रियलाइज होता है अपनी सेल्फ वर्थ। उनकी दोस्तों इससे सेल्फ इमेज भी इम्प्रूव होती है और वो दोस्तों अपना जो वर्थ है उसको समझ पाती हैं, अपनी इंपॉर्टेंस को समझ पाती हैं। तो ये चीज़ स्पोर्ट्स और गेम्स में पार्टिसिपेट करने से ही विमेंस एथलीट को अचीव होती है। इसमें लास्ट पॉइंट है हमारा लीडरशिप। तो दोस्तों अलग अलग स्पोर्ट्स और गेम्स में अगर जो विमेंस है वो पार्टिसिपेट करती हैं तो उसके अंदर दोस्तों लीडरशिप भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो कि डेवलप होती है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं सोशल बेनिफिट्स। तो दोस्तों जो विमेंस है वो अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं तो उनको क्या क्या सोशल बेनिफिट्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कोऑर्डिनेशन। तो दोस्तों कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें दोस्तों बहुत सारे प्लेयर्स एज अ टीम खेलते हैं, तो उसमें दोस्तों कोऑर्डिनेशन रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विमेंस एथलीट अगर इन गेम्स में पार्टिसिपेट करती हैं तो इससे दोस्तों जो स्किल है कोऑर्डिनेशन की तो वो चीज़ वो वहाँ से सीख पाती हैं। सेकंड पॉइंट है कम्युनिकेशन। तो दोस्तों अगर जो विमेन एथलीट हैं वो अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं तो वहाँ पर दोस्तों बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स जो हैं वो भी वहाँ पर खेलते हैं, तो उनसे कम्युनिकेट करना, और अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत सारी हम चीज़ें उनसे सीखते हैं, उनके एक्सपीरियंस से सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटर रिलेशनशिप। तो दोस्तों कोई भी जो स्पोर्ट है वो हम आइसोलेशन में मतलब अकेले रहकर तो खेल नहीं सकते। इसके लिए दोस्तों टीम एफर्ट, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें दोस्तों उससे डेवलप होती है। और दोस्तों अगर विमेंस जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं स्पोर्ट्स में तो इससे दोस्तों वो इंटर रिलेशनशिप की क्वालिटी भी सीखती है कि दोस्तों अलग अलग प्लेयर्स से किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं और उनके साथ कैसे हम हेल्दी रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर सकते हैं। ये चीज़ भी दोस्तों स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने से ही विमेंस एथलीट्स सीखती हैं। लास्ट पॉइंट है कोऑपरेशन। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स और गेम्स हैं जिसके अंदर अलग अलग प्लेयर्स एज अ टीम खेलते हैं और उसके अंदर दोस्तों कोऑपरेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम दोस्तों किस तरीके से अपने फेलो प्लेयर्स के साथ भी खेलते हैं, उनके साथ हमारी क्या बॉन्डिंग है। तो दोस्तों अगर जो विमेंस है वो अगर इन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं तो इससे दोस्तों वो कोऑपरेशन भी सीखती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा स्पेशल कंसिडरेशन, जिसमें हम देखेंगे मिनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। दोस्तों इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट है मिनार्क और सेकंड है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। तो दोस्तों इसको समझ लेने से पहले हमें सबसे पहले तो मेंस्ट्रुएशन को समझना होगा कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है और उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो कोई भी रिप्रोडक्टिव एज की विमेन मतलब 11 से 50 साल तक के बीच की कोई भी विमेन अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कुछ ब्लड शेड करती है हर महीने और उसी प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। दोस्तों ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और अनकंफर्टेबल होती है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो किसी भी गर्ल को इम्पॉर्टेंट केमिकल पहुँचाता है और उन केमिकल्स को हम हार्मोन कहते हैं, जिसके कारण कोई भी विमेन हेल्दी रह पाती है। और मेंस्ट्रुएशन हर महीने किसी भी विमेन की बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है। मतलब अगर कोई विमेन चाहती है कि उसके फ्यूचर में चाइल्ड्स हो तो उसके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मिनार्क क्या होता है। तो दोस्तों मिनार्क किसी भी यंग गर्ल की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है और ये बेसिकली 11 से 12 साल की उम्र के बीच में होती है। फिर 12 से 50 साल तक के बीच में होती है मेंस्ट्रुएशन और उसके बाद होती है मेनोपॉज। अगला है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, इसका मतलब है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हर वुमेन 20 से 28 दिन के बीच में मेंस्ट्रुएशन करती है, मतलब वो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ब्लड शेड करती है और ये प्रोसेस हर 20 दिन के बाद रिपीट होती है, तो उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और अगर ये प्रोसेस कुछ दिनों के लिए स्टॉप हो जाती है तो उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है फीमेल एथलीट ट्रायड। इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। पहला है ऑस्टियोपोरोसिस, सेकंड है एमिनोरिया और थर्ड है ईटिंग डिसऑर्डर्स। दोस्तों आइए हम एक एक करके इनको देखते हैं। फर्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस।
ये एक स्केलेटल डिसऑर्डर है जिसमें बोन का मास बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और उसके कारण किसी भी हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है। इसके कुछ कॉजेज होते हैं, मतलब इसके कुछ कारण होते हैं। सबसे पहला है इनसफिशिएंट कैल्शियम इन डाइट, सेकेंड है ईटिंग डिसऑर्डर और थर्ड है बैड ईटिंग हैबिट्स। सेकेंड है एमिनोरिया, तो इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। दोस्तों ये दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एमिनोरिया का मतलब तो ये होता है कि किसी भी विमेन की रिप्रोडक्टिव एज तो आ चुकी है लेकिन अभी तक उसके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स स्टार्ट नहीं हुए हैं। और सेकंड होता है सेकेंडरी एमिनोरिया, इसका मतलब होता है कि वो वुमेन की रिप्रोडक्टिव एज तो आ चुकी है और उसको कुछ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स भी आ चुके हैं लेकिन अब वो पीरियड्स स्टॉप हो चुके हैं। इसके कुछ कॉजेज हैं। सबसे पहला है हार्मोनल चेंजेस, सेकंड है इंटेंसिव एक्सरसाइज और थर्ड है इम्प्रॉपर डाइट। थर्ड है ईटिंग डिसऑर्डर्स और ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है एनिरोक्सिया नर्वोसा और सेकंड है बुलिमिया नर्वोसा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एनिरोक्सिया नर्वोसा को। तो ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें विमेन एथलीट सारे टाइम सिर्फ खाने और डाइटिंग के बारे में ही सोचती रहती है और इसी कारण उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एकदम डिस्टॉर्ट हो जाता है। वो असली में तो बहुत ज़्यादा पतली होती है लेकिन जब वो अपने आप को आईने में देखती है तो उन्हें लगता है कि वो ओबेस है, मतलब वो मोटी है। सेकंड है बुलिमिया नर्वोसा, तो ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें विमेन एथलीट लार्ज अमाउंट में फूड को कंज्यूम करती है और फिर उस फूड को वॉमिट कर देती है ताकि उनका वेट गेन ना हो सके। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका यूनिट है, यूनिट नंबर 2 चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स, ये दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।